प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे व्यवस्थापन प्रक्रिया या नीति निर्माण की प्रक्रिया। अर्थात पूरी दुनिया के अंतर्गत वास्तविक रूप में कानूनों के निर्माण की क्या प्रक्रिया है। अर्थात सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में विधि निर्माण की क्या प्रक्रिया है, अर्थात व्यवस्थापन की क्या प्रक्रिया है या नीति निर्माण की क्या प्रक्रिया है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जो कि किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को वास्तविक रूप में तो मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि किसी भी देश के अंतर्गत वास्तव में कानून बनाए कैसे जाते हैं, उन कानूनों की प्रक्रियाओं के कौन से चरण हैं जिनसे होकर एक विधेयक को गुजरना पड़ता है और अंतिम रूप तक पहुंचे, अर्थात एक विधेयक अधिनियम बने तो वास्तविक रूप में कितने चरणों से गुजरता है। तो यहाँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को इस रूप में समझाएंगे कि पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो नीति निर्माण की प्रक्रिया है वास्तविक रूप में है क्या, किन चरणों से होकर के गुजरती है, जिसे कि व्यवस्थापन प्रक्रिया कहा जाता है। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, स्विट्जरलैंड हो, वास्तविक रूप में मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी लोकतांत्रिक देशों के अंतर्गत किसी न किसी रूप में नीति निर्माण की यही प्रक्रिया होती है, कुछ सूक्ष्म अंतरों को छोड़ करके। तो मैं आपके लिए वो बिंदु तैयार करके ला रहा हूं जिसके आधार पर आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्थापन प्रक्रिया होती है या नीति निर्माण की जो प्रक्रिया होती है या वहां वास्तविक रूप में नीति और निर्णय या कानून किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये बातें मैं आज आपको समझाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको समझना है। तो सर्वप्रथम प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम आज क्या बात कर रहे हैं भाई, पिछली वीडियो में हमने आपको व्यवस्थापिका का अर्थ, परिभाषा, संरचनात्मक विशेषताएं, संगठन के आधार, ये सब बातें समझा दी है। व्यवस्थापिका आखिर है क्या, ये सब बातें मैंने समझा दी है। इसके लिए आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाइएगा, वहां ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थापन प्रक्रिया या नीति निर्माण प्रक्रिया मतलब किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, देखो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाया, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में नीति निर्माण की क्या प्रक्रिया है, वहां कानून कैसे बनाए जाते हैं, नीतियां निर्णय कैसे लिए जाते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि व्यवस्थापन प्रक्रिया, देखो व्यवस्थापन प्रक्रिया मीन्स जो राज्य व्यवस्था है वास्तविक रूप में इसके द्वारा, देखो ये मैंने लिखा है इधर निर्गत, इधर आगत, इधर प्रतिसमरण, मतलब इनपुट, आउटपुट, फीडबैक। क्या है ये? फीडबैक, हिंदी में कहेंगे प्रतिसमरण। इसका मतलब क्या है कि भाई समाज से पहले मांगे आएंगी, भाई जनता क्या चाहती है, जनता की जो मांगे हैं इनपुट के रूप में, आगत के रूप में राज्य व्यवस्था के पास में जाएंगी। राज्य व्यवस्था में कौन कौन होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह, सब सम्मिलित हो जाते हैं। तो वास्तव में किसी भी देश के अंतर्गत जो नीति बनाई जाती है तो इसमें केवल व्यवस्थापिका का रोल नहीं होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, वास्तव में व्यवस्थापिका की भूमिका भी होती है नीति बनाने में, कार्यपालिका की भूमिका भी होती है, न्यायपालिका की भूमिका भी होती है, हित समूह की भूमिका भी होती है, दबाव समूह की भूमिका भी होती है। अन्य समाज में जो गैर राजनीतिक संस्थान है, गैर राजनीतिक समुदाय है, उन सब की भूमिका होती है कानून बनाने में, नीति बनवाने में। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसा नहीं आपसे पूछे कि व्यवस्थापिका क्या करती है, आपने कहते कानून बनाती है, केवल व्यवस्थापिका कानून बनाती है? नहीं, कार्यपालिका की भूमिका होती है, न्यायपालिका की भूमिका होती है, हित समूह की भूमिका होती है, दबाव समूह की भूमिका होती है, राजनीतिक दल की भूमिका होती है। तो ये सब मिलकर के वास्तविक रूप में नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, सार्वजनिक जीवन से संबंधित निर्णय लेते हैं,
कानून बनाते हैं। तो हमें यही तो समझना है कि आखिर ये व्यवस्थापन प्रक्रिया है क्या। भाई समाज से पहले मांगे उठेंगी, अब मांगे वास्तविक रूप में इनपुट के माध्यम से, आगत के माध्यम से राज व्यवस्था के पास में जाएंगी। अब राज व्यवस्था वास्तविक रूप में कितनी मांगों को स्वीकार करती है, कितनी मांगों को अस्वीकार करती है, वो उस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में उसकी अर्थव्यवस्था कैसी, आर्थिक संसाधन कैसे, इसके ऊपर निर्भर करेगा। इसी के साथ में मांगे कितनी तीव्र हैं, मतलब कुछ मांगे ऐसी होती हैं जिनको कि बहुत जल्दी पूरा किया जाना जरूरी है, कुछ मांगे ऐसी होती है जिनमें कुछ विलंब भी किया जा सकता है। इसके साथ में अब जब पॉलिटिकल सिस्टम के पास ही मांगे जाती है तो वास्तविक रूप में यहाँ द्वारपाल की भूमिका, गेट कीपर राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल रूपी छलनी में से छन करके आगे वास्तविक रूप में मांगे जाती है। अब यहाँ पूरा प्रोसीजर होता है जिसकी कि हम यहाँ चर्चा करेंगे और इसके माध्यम से ये फिर आउटपुट के रूप में बाहर निकलते हैं जिनको कि निर्गत कहा जाता है, अर्थात नीति और निर्णय। नीति और निर्णय, अब जैसे नीति और निर्णय लिया जाएगा, मतलब वास्तव में राज्य व्यवस्था के द्वारा संकुचित शब्दों में सरकार के द्वारा जैसे कानून बनाए जाएंगे तो कानून क्या होंगे, फिर वास्तविक रूप में कहाँ आएंगे, समाज के सामने आएंगे। अब समाज जैसी आशा कर रहा था, समाज की जैसी मांगी थी, उसके अनुरूप यदि वास्तविक रूप में कानून बनाए जा रहे हैं तो बदले में समर्थन दे दिया जाएगा राज्य व्यवस्था को। और यदि समाज ने जो अपनी मांगे रखी उनके अनुरूप कानून ही बनाए गए हैं तो वास्तविक रूप में प्रतिसंवरण के माध्यम से इसका विरोध किया जाएगा। राज्य व्यवस्था को चेताया जाएगा, संकेत दिया जाएगा कि आपने हमारे अनुरूप कानून नहीं बनाए हैं, ऐसी स्थिति में इनके द्वारा समर्थन नहीं किया जाएगा बल्कि विरोध किया जाएगा। तो वास्तविक रूप में ये परिवर्तन चक्कर चलता रहेगा। ठीक है, समाज से मांगे आएंगी, राज्य व्यवस्था के पास में जाएंगी, ये नीति और निर्णय बनाएगा, नीति और निर्णय समाज में आएंगे, इसके अनुरूप है तो स्वीकार किया जाएगा, अनुरूप नहीं है तो अस्वीकार कर करके और राज्य व्यवस्था को चेताया जाएगा, आगत के माध्यम से संकेत दिया जाएगा कि आप हमारे अनुरूप नीतियां बनाइए। तो एक सामान्य सी बात होगी। अब इधर आइए, व्यवस्थापन प्रक्रिया नीति निर्माण, ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूं, नीति निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, संपूर्ण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। वास्तविक रूप में तो नीति का जो निर्माण किया जाता है, मैं फिर कह रहा हूं केवल व्यवस्थापिका नहीं करती है काम, भाई कार्यपालिका भी तो करती है। और आधुनिक समय में तो पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में ये कार्य कार्यपालिकाओं के द्वारा ही किया जा रहा है। मंत्रिमंडल पहले तय कर लेता है कि किस प्रकार के कानून बनाए जाएंगे और फिर उस विधेयक को संसद में पेश किया जाता है, संसद में उनका बहुमत होता है, पारित हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कहने का मतलब वास्तविक रूप में आज विधि निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है, कार्यपालिका की होती है, मतलब मंत्रिमंडल की होती है। परंतु वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल भी किसके अनुरूप चलता है, राजनीतिक दल के अनुरूप चलता है। तो सर्वे सर्वा कौन होगा, राजनीतिक दल। लेकिन राजनीतिक दल भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल को भी चंदा देने वाले कोई होते हैं, आर्थिक सहायता देने वाले कोई होते हैं। कौन होते हैं, प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह। इसी के साथ में हित समूह के अनुरूप वास्तविक रूप में हित समूह, क्योंकि सरकार से ये कह रहे हैं कि आप हमारे हितों के अनुरूप कानून बनाइए, अगर वो अनुनय या समझौते के आधार पर बातें मान ले तो ठीक है, अन्यथा हित समूह ही दबाव की नीति अपनाते हैं। और जैसे ही हित समूह सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं तो हित समूह दबाव समूह बन जाते हैं। तो मुझे बताइए, क्या नीति निर्माण या कानून बनाने में केवल व्यवस्थापिका की भूमिका होती है या इन सब की होती है? भाई इन सब की होती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल और समाज में जितने भी गैर राजनीतिक समुदाय संस्थान होते हैं उन सब का वास्तविक रूप में नीति निर्माण में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में योगदान होता है। भाई मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। इसलिए तो कहा जाता है कि आज पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में व्यवस्थापिकाओं की भूमिका धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाँ, सत्य है ये बात, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत लंबी बात हो जाती है, इन सब बातों को ना लेते, हम तो केवल व्यवस्थापन प्रक्रिया की बात करेंगे यहाँ। तो आइए इधर, व्यवस्थापन प्रक्रिया मतलब नीति निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है, एक भाग है बस। अब चलिए, इसके बाद में दूसरी बात नहीं है, हम किसी भी प्रकार की नीति निर्माण प्रक्रिया में निम्न चरणों का समावेश होता है। मतलब किसी भी देश के अंतर्गत जो नीतियां बनाई जाती हैं, देखो मैं क्या कह रहा हूं, नीति बनाई जाती है निर्गत आउटपुट के रूप में, नीति और निर्णय जो नीति बनाई जाती है वास्तव में उसके कुछ निश्चित चरण होते हैं, उन चरणों से उसे गुजरना ही पड़ता है। अब मैं यहाँ इन चरणों की बातें दो रूपों में कर रहा हूं। ये तो एक प्रकार से सामान्य चरण हो गए जिसको कि किसी विद्वान विशेष के अनुरूप नहीं बल्कि सभी विद्वानों के निष्कर्ष के आधार पर मैंने 7 बिंदु बनाई। और दूसरी तरफ हमने विशेषकर पीटर मर्कल, नोट कीजिएगा क्या है, पीटर मर्कल ने व्यवस्थापन प्रक्रिया के 5 चरण बताए हैं। इनका कहना है कि प्रत्येक
राज्य व्यवस्था, मतलब प्रत्येक देश की राज्य व्यवस्था, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं और वहां जो पॉलिटिकल सिस्टम है, राज्य व्यवस्था है, अर्थात हर राज्य व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापन प्रक्रिया के ये चरण होते ही होते, मतलब नीति का जो निर्माण किया जाता है उसे वास्तविक रूप में इन चरणों से गुजरना ही पड़ता है। चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, स्विट्जरलैंड हो, ब्रिटेन हो, दुनिया का कोई भी देश क्यों ना। हाँ, तानाशाही शासन प्रणाली की बात अलग है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों के ऊपर तो ये चरण लागू होंगे होंगे होंगे। नोट कीजिएगा मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये सामान्य चर्चा का विषय नहीं है। आज ये वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसकी जानकारी उनको होनी ही चाहिए कि नीति आखिर बनाई कैसे जाती है। चलिए, अब यहाँ इन चरणों का समावेश होता है जिसमें 7 चरण बता रहे हैं हम, किसी विद्वान विशेष के अनुरूप नहीं, सामान्य रूप में। नंबर 1, सबसे पहले क्या होगा, किसी समस्या, स्थिति या मुद्दे पर सरकार द्वारा ध्यान देना। ध्यान देंगे, सबसे पहले किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में किसी समस्या, स्थिति या मुद्दे पर सरकार ध्यान देगी। ठीक है, क्या कर रहा मैं, सरकार सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान देगी कि इसके ऊपर नीति बनाई जाए, चाहे वो है स्थिति, मुद्दा या समस्या कोई भी हो सकता है। मुझे बताइए, सबसे पहले समस्या की तरफ ध्यान देंगे या नहीं सरकार? सबसे पहला चरण तो यही होगा। समस्या ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, तो कानून नीति बनाएंगे कैसे? दूसरा, संबंधित पक्षों से विचार विमर्श और तथ्यों की खोजबीन व जांच करना। अब ध्यान दें, जैसे ही कोई समस्या, स्थिति या मुद्दा है, सरकार ने चुन लिया, ध्यान दे दिया कि इस विषय के ऊपर कानून बनाना है, तो इसके बाद में फिर क्या होगा, संबंधित पक्षों से, क्या, संबंधित पक्षों से मतलब उस समस्या, स्थिति या मुद्दे से संबंधित जो व्यक्ति हैं, जो पक्ष हैं, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा और फिर वहां वास्तविक रूप में तथ्यों की खोजबीन की जाएगी और उसकी जांच की जाएगी कि सच्चाई क्या है। फिर तीसरा होगा, नीति निर्माण करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा तथा नीतियों से संबंधित पक्षों द्वारा वैकल्पिक नीतियों का प्रतिपादन करना। अब वास्तविक रूप में नीति निर्माण करने वाली जो सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं, जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, समझ रहे ना, राजनीतिक दल है, तो वास्तविक में इन संस्थाओं के द्वारा फिर नीतियों से संबंधित पक्षों द्वारा वैकल्पिक नीतियों का प्रतिपादन करना होगा। अर्थात वास्तविक रूप में जो ये सार्वजनिक संस्थाएं जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, अब ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में ये उस नीति से संबंधित विकल्प की भी तलाश करेंगी कि भाई एक विकल्प पसंद नहीं हो तो दूसरा विकल्प पसंद हो जाए। अच्छा, चौथा है सार्वजनिक विचार विमर्श। अब ध्यान देंगे, अब इसके बाद में जैसे ही वैकल्पिक नीतियों का प्रतिपादन हो जाता है, उसके बाद में वास्तविक रूप में जो तथ्य एकत्रित किए, जो खोजबीन किए, जो जांच किए, उसके आधार पर सार्वजनिक विचार विमर्श किया जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं, सार्वजनिक विचार विमर्श किया जाएगा। और विशेषकर जो यह सार्वजनिक विचार विमर्श किया जाता है, वास्तविक रूप में विचार विमर्श का मंच कौन होता है, संसद होती है, पार्लियामेंट के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है भाई। अब पांचवा क्या होगा, देखो डिटेल्स रूप में मैं आपको यहाँ इधर समझाऊंगा 5 बिंदु के माध्यम से, ये तो सामान्य रूप में 7 बिंदु ले रहे हैं हम। अच्छा, इसके बाद में पांचवा है विचार विमर्श व विभिन्न वैकल्पिक नीतियों में से एक पर आधिकारिक निर्णय लेना। अब ध्यान देंगे, सार्वजनिक विचार विमर्श हो रहा है कहाँ, संसद में होता है भाई। वास्तव में संसद है क्या विचार विमर्श का मंच ही तो है ये, कौन, संसद। सार्वजनिक विचार विमर्श हो रहा है। अब सार्वजनिक विचार विमर्श होने के बाद में फिर क्या होगा, विभिन्न वैकल्पिक नीतियों में से एक पर आधिकारिक निर्णय लेना होगा। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ इनके सामने विभिन्न विकल्प होते हैं। क्यों? क्योंकि दबाव समूह, राजनीतिक दलों और हित समूह के द्वारा वास्तविक रूप में प्रयास किया जाता है कि जो हमने प्रारूप रखा है, हम जैसा चाहते हैं हमारे हितों के अनुरूप कानून बने। अब मान लो उनकी बात स्वीकार नहीं की जाती, तो ऐसी स्थिति में उनके पास अनेकों विकल्प होते हैं और उन विकल्पों में से एक विकल्प पर वास्तविक रूप में जो वैध सत्ता होती है, सरकार, राजनीतिक व्यवस्था, उसके द्वारा फिर निर्णय लिया जाता है, जिसको आधिकारिक निर्णय कहते हैं। आधिकारिक निर्णय का मतलब यहाँ जो निर्गत है, आउटपुट है, अब जो ये नीति और निर्णय है वास्तविक रूप में आधिकारिक है। क्यों आधिकारिक है? क्योंकि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो सत्ता है, जनता ने उसे समर्थन दिया है, जनता ने वास्तविक रूप में अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजा है और जो बहुमत में है उनके द्वारा सरकार का निर्माण किया गया है।
तो सरकार जो आई है वो वैध है या अवैध है? सरकार वैध है। वैध है तो इसके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे वो निर्णय कैसे होंगे? आधिकारिक होंगे, क्योंकि जनता ने उन्हें समाज के लिए निर्णय लेने का अधिकार दिया है, इसलिए क्या है वो आधिकारिक निर्णय होगा। ठीक है भाई। अब छठा क्या होगा? आधिकारिक नीति निर्णय को क्रियान्वित करना। अब जैसे ये निर्गत आउटपुट मतलब जो आधिकारिक निर्णय ले लिया गया सत्ता के द्वारा, जो वैध सत्ता है, वैध सत्ता मतलब जनता ने जिनको चुन करके भेजा है, वास्तविक रूप में जिस दल को बहुमत मिला है जिसकी सरकार बनती है, जनता ने समर्थन दिया, तो सत्ता कैसी है? वैध सत्ता है। और वैध सत्ता है तो उसको निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। अब यहाँ क्या है? आधिकारिक नीति निर्णय को क्रियान्वित करना। अब जो निर्णय ले लिया गया है इसके बाद में फिर इसकी क्रियान्विति की जाएगी। क्या की जाएगी? इसकी क्रियान्विति की जाएगी, लागू किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। और अंतिम है नीति क्रियान्वयन से उत्पन्न प्रतिसंवरण और उसका भावी व्यवस्थापन पर प्रभाव। अब ध्यान दें, अब यहाँ क्रियान्विति की जाएगी, मतलब यहाँ आउटपुट होने के बाद में नीति निर्णय लेने के बाद में वास्तविक रूप में उसका संचालन किया जाएगा। तो यहाँ वास्तविक रूप में समाज के अंतर्गत ही तो आएगा। पहले भाई जो कानून बनाया है समाज के लिए तो बनाया है, पूरा समाज इससे प्रभावित होगा। अब वास्तविक रूप में यदि समाज के अनुरूप कानून बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समाज के अनुरूप यदि कानून नहीं बनाए गए तो वास्तविक रूप में इनपुट के माध्यम से, आगत के माध्यम से, निवेश के माध्यम से राज्य व्यवस्था को पुनः चेताएंगे, संकेत दिया जाएगा आपने हमारे अनुरूप कानून नहीं बनाए हैं, इनमें परिवर्तन कीजिएगा। तो यहाँ यही बात आ रही कि नीति क्रियान्वयन से उत्पन्न प्रतिसंवरण और उसका भावी व्यवस्थापन पर प्रभाव। मतलब यहाँ जो ये प्रतिसंवरण है वास्तविक रूप में व्यवस्थापन प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तविक रूप में जो नीतियां निर्णय लिए गए, जो कानून बनाए गए हैं, उनमें वास्तविक रूप में पुनः निवेश, क्या कह रहा हूं मैं, पुनः निवेश के माध्यम से राज्य व्यवस्था को चेताया जाएगा कि आप हमारे अनुरूप कानून नहीं बना रहे हैं, आप हमारे अनुरूप कानून बनाइएगा। और जैसे ही ये पॉलिटिकल सिस्टम के पास में संकेत भेज दिया जाता है तो ये वास्तविक रूप में कानून में संशोधन करते हैं, संशोधन करके पुनः ये नीति और निर्णय आते हैं, उसके बाद में ये पुनः समाज के पास में आता है। अब इनके अनुरूप कानून बना गया तो बदले में इनको समर्थन दे देंगे। तो कहने का मतलब ये कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापन प्रक्रिया में जो प्रतिसंवरण होता है, फीडबैक होता है, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये मैंने अलग से आपको डेविड स्टर्न का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंतर्गत आपको ठीक से समझा दिया है। इसी के साथ में आर्मर्डिन पावेल का जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम है उसके माध्यम से मैंने आपको ये बातें समझा दी है, तो यहाँ ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ ये सातों बिंदु आपकी समझ में आ गए होंगे। अब व्यापक रूप में हम इधर आते हैं। अब देखो पीटर मर्कल, नोट कीजिएगा, विद्वान का नाम है पीटर मर्कल, ने निम्न चरण बतलाए हैं, मतलब 5 चरण बताए हैं। इनका कहना है, मेरे प्राण से प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें, इनका कहना है कि पूरी दुनिया में, क्या कह रहा हूं मैं, कि पूरी दुनिया में भाई अब चाहे वह राज्य व्यवस्था कोई भी क्यों ना हो, चाहे वह लोकतांत्रिक हो और चाहे वह तानाशाही क्यों ना हो, वास्तविक रूप में ये बात सब राज्य व्यवस्था के ऊपर लागू होती है। उनका कहना है कि सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो कानून बनाए जाते हैं, जो नीतियों का निर्माण किया जाता है, वास्तव में इन 5 चरणों से गुजरना ही पड़ता है। इन 5 चरणों से गुजरने के बाद में ही वास्तव में नीति का निर्माण होता है या कानून बनाए जाते हैं। कौन कह रहे हैं? पीटर मर्कल ने व्यवस्थापन प्रक्रिया या नीति निर्माण के निश्चित 5 चरण बतलाए। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कितने चरण बतलाए? 5 चरण बतलाए। और इसका ये क्रम होगा, ध्यान देंगे, ये इसका क्रम होगा। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार इन बिंदुओं को ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि पहला बिंदु यहाँ हो गया, 5वां यहाँ ले आए, नहीं, ये निश्चित क्रम है। क्योंकि ये चरण है तो चरण है तो इन चरणों को आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। व्यवस्थापन प्रक्रिया के निश्चित चरण है जो कि प्रत्येक देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो नीति बनाई जाती है, इन चरणों से गुजरना पड़ेगा। चलिए अब ध्यान दें, यहाँ प्रत्येक राजनीति में व्यवस्थापन प्रक्रिया कुछ चरणों से होकर अवश्य गुजरती है। अर्थात यहाँ मेरा कहने का भाव यह है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में, ठीक है भाई, आप नोट कीजिएगा उसको पूरा, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में, नोट करें, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में पॉलिटिकल सिस्टम, ये है पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है,
प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था। अब मैंने जो ये मॉडल बनाया भाई, ये थोड़ी है कि भारत के लिए है, अमेरिका के लिए, जापान के लिए नहीं, स्विट्जरलैंड के लिए नहीं है। पूरी दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था का आप अध्ययन कर सकते हैं कि व्यवस्थापन की क्या प्रक्रिया, कानून कैसे बनाए जाते हैं, नीतियों का निर्माण कैसे किया जाता है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं। मैंने किसी देश विशेष का नाम थोड़ी ना लिया, पूरी दुनिया का अध्ययन कर सकते हैं आप, संपूर्ण दुनिया का। ध्यान देंगे, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापन प्रक्रिया कुछ चरणों से होकर अवश्य गुजरती है। और ये जो चरण बतलाए हैं पीटर मर्कल ने, 5 चरण बताए, अर्थात इन 5 चरणों से गुजरना ही पड़ेगा। पहला क्या होगा, नोट कीजिएगा, समस्याओं का सरकारी ध्यान लेना, कानूनों की उत्पत्ति व पहल। अब ध्यान दें, पहला चरण क्या होगा, जिसकी चर्चा हमने सामान्य रूप में इधर कर दी है, समस्याओं का सरकारी ध्यान लेना, कानूनों की उत्पत्ति व पहल। अर्थात सबसे पहले वास्तविक रूप में समाज के अंतर्गत जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं की तरफ सरकारें ध्यान देंगी। अर्थात वास्तव में सरकारें इस रूप में ध्यान देंगी कि ये समस्याएं, ये मुद्दे हैं, ये स्थितियां, इनके ऊपर नीतियां बनाई जानी चाहिए, जिससे कि वास्तविक रूप में जनता का कल्याण हो, जनता का भला हो, देश राजनीतिक दृष्टि से विकसित हो, देश आर्थिक दृष्टि से विकास करे। इन सब बातों की तरफ ध्यान दिया जाता है। अब ध्यान दें, समस्याओं का सरकारी ध्यान लेना और कानूनों की उत्पत्ति व पहल। अब वास्तव में सरकार जो ध्यान देती है तो कैसे देती है कि चुनावों के समय में विभिन्न प्रकार के मुद्दे होते हैं, और वास्तविक रूप में चुनावों के समय जो हित समूह होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, और स्वयं जो कार्यपालिका होती है, वह वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका को इस रूप में प्रभावित करती है कि इस प्रकार के कानून बनाए जाने चाहिए। और विशेषकर जो दबाव समूह होते हैं, हित समूह होते हैं और राजनीतिक दल होते हैं, उनका तो विशेष जोर होता है कि उनके अनुरूप कानून बने, नीतियां बने। तो इसमें किसका रोल होगा, हित समूह, दबाव समूह, राजनीतिक दल, कार्यपालिका का। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा क्या है, तथ्यों की जांच, विचार विमर्श। अब यहां सरकार का ध्यान आ गया है, हित समूह ने, दबाव समूह ने सरकार को चेता दिया है कि आप इन विषयों पर कानून बनाइए। ठीक है। अब इसके बाद में, यहां चेताने के बाद में सरकार ने ध्यान दे दिया, फिर क्या होगा, तथ्यों की जांच और विचार विमर्श। अर्थात वास्तविक रूप में फिर तथ्य एकत्रित किए जाएंगे कि वास्तविक रूप में जो ये समस्याएं हैं, जो ये मुद्दे हैं, वास्तव में इनके ऊपर जल्दी से जल्दी कानून बनाने की आवश्यकता है या कुछ विलंब किया जा सकता है। तथ्यों की जांच की जाएगी और उसके बाद में विचार विमर्श किया जाएगा। विचार विमर्श के लिए सभी देशों में किसी न किसी रूप में समितियां गठित की जाती हैं। क्या कह रहा हूं मैं, समितियां गठित की जाती हैं, और जो विषय जिस समिति से संबंधित होता है, उस समिति के पास में उस विषय को भेज दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस समिति में उस विषय विशेष के विशेषज्ञ होते हैं, और वो वास्तविक रूप में सभी विषयों के ऊपर गंभीरता से, गहराई से छानबीन करते हैं। एक एक वाक्य, एक एक शब्द के ऊपर गहराई से खोजबीन की जाती है। इसमें रोल होता है समितियों का। सब देशों में समितियां गठित की जाती हैं, ध्यान देंगे। तीसरा है, फिर देखो, अब यहाँ तथ्यों की जांच हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है, समितियों के द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। अब इसके बाद में फिर क्या होगा, तीसरा, वैकल्पिक नीतियों का प्रतिपादन। अब यहाँ वास्तव में सरकार ने जिन समस्याओं की तरफ ध्यान दिया है, वास्तविक रूप में भाई वहां विचार विमर्श हो रहा है, समितियां गठित की जा रही है, तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं, परंतु वास्तव में यहाँ जो हित समूह होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, वो जो कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका को कहा जा रहा है कि आप ऐसे कानून बनाइए, लेकिन यदि उनकी बातें नहीं मानी जाती तो ऐसी स्थिति में हित समूह, दबाव समूह, स्वयं राजनीतिक दल भी
अपने पास विकल्प रखते हैं कि ठीक है आप इसके ऊपर कानून नहीं बनाते हैं, आप हमारी ये बात स्वीकार नहीं करते हैं, तो चलो दूसरा विकल्प है आप इसके ऊपर कानून बना दीजिएगा, आप हमारी ये बात स्वीकार कर लीजिएगा। तो सब देशों में ऐसा होता है। इसलिए तीसरा चरण है वैकल्पिक नीतियों का प्रतिपादन। क्या? वैकल्पिक नीतियों का प्रतिपादन। और चौथा फिर होगा, अब वैकल्पिक नीति का प्रतिपादन होगा तो चौथा चरण क्या होगा? व्यवस्थापिकाई विचार विमर्श। अब ध्यान देंगे, अब वैकल्पिक नीतियों का प्रतिपादन होने के बाद में, चूंकि अब जो विकल्प रखा है इस समूह ने, राजनीतिक दलों ने कि भाई चलो इसके ऊपर आप कानून नहीं बनाते तो इसके ऊपर कानून बना दीजिएगा, तो उसके बाद में फिर जब ये चयन हो जाता है एक विकल्प का, क्या कह रहा हूं, एक विकल्प का, तो उसके बाद में फिर व्यवस्थापिका के स्तर पर, मतलब संसद, विचार विमर्श होता है फिर वहां। और वास्तव में यहाँ जो व्यवस्थापिका के द्वारा विचार विमर्श किया जाता है, इसमें विशेषकर जो हित समूह होते हैं, दबाव समूह होते हैं, वह अपने अपने हितों का ध्यान रखते हैं, विशेषकर इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके हितों के अनुरूप नीतियां बने। सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं में जो गैलरीज होती हैं, गैलरियां होती हैं, उनमें दबाव समूह के लोग मौजूद होते हैं। जब विधेयक संसद में विचाराधीन होता है तो वास्तव में दबाव समूह के जो प्रतिनिधि होते हैं वहां मौजूद होते हैं और उनका प्रयास होता है कि उनके हितों के अनुरूप कानून बने। इसलिए यहां जो व्यवस्थापिका विचार विमर्श होता है, इसमें विशेषकर हित समूह अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं, दबाव समूह अपनी बातों को मनवाने का प्रयास करते हैं। और अंतिम आता है, अंतिम भाई व्यवस्थापिका स्तर पर विचार विमर्श हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अब अंतिम क्या होगा? आधिकारिक निर्णय। अब ध्यान दें भाई, व्यवस्थापिका के स्तर पर जैसे हमने पॉलिटिकल सिस्टम लिया तो इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब आते हैं, लेकिन जो विचार विमर्श होता है वो केवल कहाँ होता है? व्यवस्थापिका में होता है, व्यवस्थापिका के स्तर पर होता है, ठीक है। अब विचार विमर्श हो रहा है, उसके बाद में चूंकि विचार विमर्श कहाँ होता है? विचार विमर्श संसद में होता है, क्योंकि पार्लियामेंट, पार्ले शब्द से बना है, पार्ले का अर्थ होता है विचार विमर्श का मंच। तो वास्तव में संसद तो विचार विमर्श का मंच है। तो यहाँ व्यवस्थापिका पर या व्यवस्थापिका स्तर पर विचार विमर्श हो रहा है, भाई विचार विमर्श की तो संस्था है ये संसद, यहाँ विचार विमर्श होता है। और क्या होता है? अब वो एक अलग बात है, कुछ देशों की संसदों का हम अध्ययन करते हैं तो वहां वास्तव में विचार विमर्श क्या होता है? हाथापाई होती है, हाय तौबा होती है, आवाजें आती रहती हैं, शोरगुल होता रहता है, तालियां की आवाजें आती रहती हैं, अर्थात तालियों की गड़गड़ाहट की आवाजें सुनाई देती हैं। भाई ऐसा क्यों? अरे संसद में तो कम से कम इस रूप में विचार विमर्श हो कि उस देश की जनता देखे तो उसे लगे कि हमारी संसद वास्तव में हमारे हित में कार्य कर रही है, और पूरी दुनिया देखे कि वास्तव में संसद तो ये है। और भारत को तो ये मिसाल पेश करनी ही चाहिए। हमारी संसद इस रूप में विचार विमर्श होना चाहिए, इस रूप में कार्य होना चाहिए कि पूरी दुनिया हमारा अनुकरण करे। क्या स्विट्जरलैंड की संसद के अंतर्गत, व्यवस्थापिका के अंतर्गत कभी आवाजें आती है? नहीं, बिल्कुल शालीनता से विचार विमर्श होता है, तालियों की आवाजें कभी कभी सुनाई देती हैं। और हमारे भारत की बात करें भाई, हमारी लोकसभा का अध्यक्ष एक ही वाक्य बोलता रहता है बार बार, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज साइलेंट, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। क्यों? और कोई बातें सुनता ही नहीं है, क्यों? इसके ऊपर मनन करना चाहिए हमें। चलिए ठीक है, अब आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा, अर्थात वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के स्तर पर विचार विमर्श हो रहा है, इसके बाद में व्यवस्थापिका के द्वारा आधिकारिक रूप में निर्णय लिया जाएगा। अब जो आधिकारिक रूप में निर्णय लिया जाएगा, चूंकि आधिकारिक रूप में निर्णय इसलिए जाएगा कि जो व्यवस्थापिका होती है वो वैध सत्ता है, भाई जनता ने चुन करके भेजा है ना अपने प्रतिनिधियों को, जिस दल को बहुमत मिला उसकी सरकार बन गई है, तो ये तो सत्य है कि वैध सत्ता है, वैध सत्ता है, तो इसका मतलब इसको आधिकारिक रूप में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा, मतलब जनता के द्वारा इस सत्ता को वास्तविक रूप में निर्णय लेने का, नीति बनाने का, कानून बनाने का अधिकार दिया है, इसलिए अब यह आधिकारिक निर्णय लेगा। अब इस पांचवें चरण में ध्यान देना है, अब यह आधिकारिक निर्णय कैसे लिया जाएगा? वास्तव में इसके अंतर्गत मैंने केवल यहाँ इतना ही लिखा है, जैसे एक सदन से पारित होकर दूसरे सदन में और दूसरे सदन से पारित होने के बाद में राज्य के अध्यक्ष हस्ताक्षर होते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताऊंगा यहाँ। देखो,
दुनिया के सभी देशों के अंतर्गत वास्तविक रूप में इस पांचवें बिंदु में हम बताएंगे कि यहाँ तीन तो वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। किसी भी देश के अंतर्गत कानून निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन कीजिएगा, तीन वाचन मिलेंगे ही मिलेंगे। वो एक अलग बात है कि किसी देश में प्रथम वाचन होने के बाद में समिति के पास में भेज दिया जाता है उस विधेयक को, कुछ देशों में दो वाचन होने के बाद में समिति के पास में भेजा जाता है, लेकिन तीन वाचन तो होते ही होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, और एक समिति स्तर होता है। तो क्या हो गया भाई, प्रथम वाचन हो गया, द्वितीय वाचन हो गया, तृतीय वाचन हो गया, और चौथा क्या हो गया, समिति स्तर हो गया, पांचवा क्या हो गया, राज्य के अध्यक्ष हस्ताक्षर हो गए। क्या, राज्य के अध्यक्ष हस्ताक्षर हो गए। तो वास्तव में इस पांचवें बिंदु में भी 5 चरण हो गए हैं। प्रथम वाचन होगा, द्वितीय वाचन होगा। अब यहाँ जो समिति का स्तर है, प्रथम वाचन के बाद में हो सकता है, दूसरे वाचन के बाद में हो सकता है, ये देश विशेष के ऊपर निर्भर करेगा, संविधान विशेष के ऊपर निर्भर करेगा, परंतु प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, समिति स्तर और राज्य के अध्यक्ष हस्ताक्षर अवश्य होंगे। और किसी देश में यदि जो व्यवस्थापिका है उसमें तो 2 सदन है, तो दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है, दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। तो वास्तव में एक सदन में 3 वाचन समिति स्तर होता है, इसी प्रकार से दूसरे सदन में भी 3 वाचन होंगे, समिति के पास में भेजा जाएगा, वो प्रक्रिया लगातार होगी। अंत में जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो अंत में फिर राज्य का जो अध्यक्ष होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। जैसे भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, हमारा राज्य अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति है, शासन अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री है। तो वास्तविक रूप में जो एक विधेयक होता है वो अधिनियम का रूप तभी धारण करेगा जब इन सभी चरणों से गुजर जाएगा वो, और अंत में राज्य के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो जाएंगे। राज्य के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने के बाद में वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। तो वास्तव में किसी न किसी रूप में सभी देशों में ये बातें मौजूद होती हैं। ये सब बातें 5 बिंदु के अंतर्गत आएंगी। जबकि हम व्यवस्थापन या कानून निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं तो मैंने देखा है किताबों के अंतर्गत ज्यादातर ये जो 5वां बिंदु, इस 5वें बिंदु में केवल ये 5 चरण दिए गए हैं। नहीं भाई, इससे पहले इन चरणों से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद में ही एक विधेयक अधिनियम बनता है। अर्थात वास्तव में जो व्यवस्थापन की प्रक्रिया है वो हकीकत तो ये है। आप इसके आधार पर पूरी दुनिया में किसी भी देश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो नीतियां बनाई जाती हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, या जो व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती है, उसके ये चरण होते हैं। ठीक है, आप ध्यान दें। ये तो हो गए इसके चरण। अब मैं एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूं। देखो भाई, वास्तव में तो आज ये कहा जाता है कि व्यवस्थापिकाएं कानून बनाती कहां हैं। व्यवस्थापिकाएं तो कानून बनाने में केवल औपचारिक रूप में भूमिका निभाती हैं। वास्तव में तो कैसे कानून बनाने हैं, कैसी नीतियां बनानी है, कैसे निर्णय लेने हैं, ये कार्यपालिका के द्वारा पहले तय कर लिया जाता है। मतलब नीतियों का जो निर्माण है वास्तव में व्यवस्थापिका से बाहर पहले तय हो जाता है। व्यवस्थापिकाएं तो केवल रबड़ की मोहर हैं, केवल पंजीकरण करने वाली मशीनें हैं, ऐसा विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। यहां तक कहा जाता है कि व्यवस्थापिकाएं तो केवल बातूनी दुकानें हैं। अर्थात वास्तव में विधि निर्माण, नीति निर्माण, कानून निर्माण से संबंधित कार्य व्यवस्थापिकाओं से बाहर ही कर लिया जाता है। हाँ, सत्य है। ज्यादातर देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत ये बातें हमें देखने के लिए मिलती है। इसलिए आज कहा जाता है कि व्यवस्थापिकाओं का पतन होता जा रहा है और कार्यपालिकाएं शक्तिशाली होती जा रही है। इस बात में भी सच्चाई है, परंतु ये निष्कर्ष पूरी दुनिया पर लागू नहीं हो सकता भाई। आज भी पूरी दुनिया का जब हम विश्लेषण करते हैं तो कुछ देश ऐसे हैं जहां वास्तव में व्यवस्थापिकाएं विधि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कैसे? जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस मीन्स वहां की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है या कांग्रेस है वास्तव में विधि निर्माण में महत्वपूर्ण रूप में भूमिका निभाती है। इसलिए यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि व्यवस्थापिकाओं की विधि निर्माण में कोई भूमिका नहीं है। नहीं, आज भी विधि निर्माण में व्यवस्थापिकाओं की महत्वपूर्ण रूप में भूमिका है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका, मतलब वहां की कांग्रेस। अर्थात वहां की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये नीति निर्माण की प्रक्रिया होगी जिसको कि व्यवस्थापन प्रक्रिया कहा जाता है। अर्थात पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है, ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम है, भाई उसमें नीतियों का निर्माण कैसे होता है,
कानून कैसे बनाए जाते हैं, मतलब व्यवस्थापन की क्या प्रक्रिया है, मैंने आज ये बात आपको समझाई है। और मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, यदि ये बातें आप समझ गए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, आप नीति निर्माण की प्रक्रिया को आसानी से समझ गए होंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि एग्जाम में किसी भी रूप में व्यवस्थापन प्रक्रिया, नीति निर्माण प्रक्रिया के बारे में कहीं से कोई प्रश्न पूछे, आप गलती नहीं करेंगे, बशर्ते कि सारी बातें आप समझ गए हों। तो ये हो गया आपका व्यवस्थापन प्रक्रिया। आशा करता हूं आप पूर्ण रूप में ठीक से ये बात समझ गए होंगे। तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।